जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, जिसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट था जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमने इसके जस्ट पहले लेक्चर में जो है 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आज के लेक्चर में डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिएगा जरा। विनाइल क्लोराइड और HCl की अगर मेरे को रिएक्शन करवानी है और रिएक्शन करवा के अगर मैंने 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनाना है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो वाइनिल क्लोराइड का पहले तो आप सूत्र लिख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये है Cl, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, HCl। रिएक्शन करवाया, क्या बनाया, 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनाया। 1,1 डाइक्लोरोइथेन कैसे लिखोगे, CH3 CH Cl और ये Cl। इसको हम बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन। क्या बोलेंगे, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो उसने ये बोल रहा है, उसने आपको ये बोला कि वाइनिल क्लोराइड की रिएक्शन HCl से करवाया, 1,1 डाइक्लोरो इथेन यहाँ पे बना लिया। क्लियर। तो भैया इसके लिए क्या रीजन हो सकता है, तो पहले नंबर पे वो क्या बोल रहा है, क्या इसका कारण जो है मेसोमेरिक इफेक्ट होगा, तो भैया नहीं हो सकती, ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है कि क्लोरीन जो है ना बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट आप क्लोरीन बोला था, तो क्लोरीन जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता, वो क्या शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो पहला तो भैया गलत हो चुका है ऑप्शन। दूसरा, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, तो बेटा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कारण यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं आएगा। तीसरे नंबर पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट आप क्लोरीन की बात करें, क्या क्लोरीन का जो प्रेरणिक प्रभाव है उसके कारण ये बन रहा है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट वाला अगर आप थोड़ा सा पोर्शन लगाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं बताता हूं, ध्यान सुनना। अब ये है भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाइनिल क्लोराइड। यहां पे अगर मेरे को HCl लिया है हमने, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस से ब्रेक होगा। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन का इफेक्ट कौन सा काम करता है, माइनस है। मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइविंग ग्रुप है ना। अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है, मेरे लेक्चर डले हुए हैं चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, कौन सा, क्लोरीन का। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है उसके माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के साइड वाले कार्बन पे हो जाएगी। और अगर शिफ्टिंग इस कार्बन पे होगी तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां कौन आके जुड़ेगा, H प्लस आयन। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उस पे कौन आके जुड़ेगा, क्लोरीन, नेगेटिव आयन। ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट से आप जाते तो हमारा यहाँ तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन आता ना। अगर हम क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट से जाते तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता आपका, 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनता। क्या बनता, 1,2 डाइक्लोरोइथेन यहाँ पे जो है आपका मेन प्रोडक्ट बन जाता। बात समझ में आ रही है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि भैया इंडक्टिव इफेक्ट अगर क्लोरीन का लगाओगे आप तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनाते, लेकिन हमको तो प्रोडक्ट क्या बनाना था, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो यहाँ पे जो तीन उसने जो ऑप्शन दिया है इसका रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे लिए नहीं बैठ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं, तो डी वाला करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुद्धता को जो है पहचानने के लिए, शुद्धता को ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रोसीजर सबसे बेस्ट होता है, तो उसके जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट वाली जो यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे हम उसकी प्योरिटी को जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन वाली ज्यादा चीज नहीं है। फिर आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे। सबसे प्रबल अम्ल है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे प्रबल अम्ल है आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, तो सबसे प्रबल अम्ल 4 स्पीसीज देके बोल रहा है कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर जो है ओके।
देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ था, बेंजीन, ये बेंजीन दिया हुआ है, दूसरे में इथेनॉल, तीसरे पे आपको दिया है एसिटिलीन, सॉरी तीसरे नंबर पे आपको दिया है इथेन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है, और ये आपको इथेन दिया है। अब आपको एक जगह पर दिख रहा है कि यहां पर मिथेनॉल है, क्या दिख रहा है, मिथेनॉल, और मिथेनॉल में एक एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब ये चारों स्पीसीज में मोर एसिडिक कंपाउंड की अगर हम चर्चा करेंगे वो यही होगा, क्योंकि मोर एक्टिव हाइड्रोजन, हमको सबसे ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन यहीं पे दिख रहा है। एक्टिव हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं आप, तो बेटा याद रखना, एक्टिव हाइड्रोजन आप कैसे पहचानोगे, एक्टिव हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं आप, ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एड हो। एक्टिव हाइड्रोजन हम किसको बोल रहे हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या हो बेटा, ऐड हो, ठीक है, उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया में जो तीनों हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन, जैसे वाटर, वाटर पे ऑक्सीजन के साथ जो दो हाइड्रोजन जुड़े उनको एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। अब सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, हम कैसे पहचाने, तो बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसी के साथ पे जो है sp कार्बन, sp कार्बन याद रखना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। मोस्टली ये 5 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। ये 5 एलिमेंट के साथ अगर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको अपन एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, और एक्टिव हाइड्रोजन जब भी आपको दिखाई दे रहा है तो वो आप उससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कंपेयर करना, जैसे यहाँ पे मुझे एक ही जगह पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था, तो हम यहाँ लगा लिए कि भैया ये एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो बड़े आसानी से रिलीज हो जाता है, बड़े आसानी से रिएक्ट करता है। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर आप बता रहे हो तो आपको इतना बोलना पड़ेगा कि बड़े आसानी से ये रिलीज हो जाता है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वाला, वो बड़े आसानी से ब्रेक होगा, और आसानी से ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन आयन बड़े आसानी से बाहर निकलेगा, और आसानी से बाहर निकलेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मिथेनॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, गेमेक्सिन का नाम जो है वो आपको पूछ के रखा था, तो गेमेक्सिन होता क्या है, तो भैया गेमेक्सिन जो है इसके बारे में थोड़ी सी एक दो बातें अपन थोड़ी सी देख लेते हैं। गेमेक्सिन जो है ये बनाते कैसे, इसको ये भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। बेंजीन पे 3 हेलोजन मॉलिक्यूल 3 मोल हेलोजन मॉलिक्यूल लेकर रिएक्शन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंट में। यहाँ पे कभी कभी आपको एच न्यू लिखा भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है बच्चों, ये इस टाइप का हमारे पास कंपाउंड मिलता है जिसमें तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और सारे कार्बन से एक क्या लग जाता है, क्लोरीन लग जाता है, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अब इसमें 6 क्लोरीन जुड़ गए, तो यहाँ पे अब ये जो मॉलिक्यूल बना उसका फॉर्मूला हुआ C6H6Cl6। तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन रहा है इसको गेमेक्सेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को अपन गेमेक्सेन कहते हैं, इसको आप गेमेक्सेन कहते हैं, इसी को आप BHC भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। इसी को आप 666 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिंडेन भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका अगर IUPAC नेमिंग अगर लिखने जाओगे तो यहाँ पर जो कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। 6 कार्बन पे अल्टरनेट क्लोरीन है, या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं, 6 हैं, इसलिए हेक्सा। कौन से ग्रुप हैं, क्लोरीन है तो क्लोरो। और उसके बाद ये साइक्लिक रिंग जो है वो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसलिए इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हो साइक्लो, और 6 कार्बन है चेन में तो हेक्सेन, तो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है जी।
तो यहां पर देखो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो यह नाम चेक कर लो, ठीक है। जनरली यहाँ पे आईयूपीएसी नेम आपको बताना पड़ेगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है इसका सिंपल नेम है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम चेक कर लो आप। बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो दिया है, हेक्साक्लोरोबेंजीन भी दिया है। अगर आप ऐसे बोलना चाहो तो हेक्साक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये यहाँ पे आईयूपीएसी नेम आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल नेम तो देखो काफी सारे, ये वाला जो नेम मैंने बताया ये आईयूपीएसी नेम है। कौन सा नेम है? आईयूपीएसी नेम है। उसने हालांकि बोला नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से, ये वाला जो नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड वो तो सिंपल नेम है, ठीक है। फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो ये लास्ट वाला उठा के दे दिया उसने सिंपल सा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो नाम है बेटा, ये यहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। कौन सा? ये आईयूपीएसी नेम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। पीएनएसटी 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर किस पे आ रहे? 22 पे आ रहे। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। एसिडिक हाइड्रोजन निम्न में से उपस्थित होता है। देखो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन निम्न में से किस में उपस्थित होता है बोल रहा है, तो इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा, ये इथाइन होता है। इथीन, ये इथीन हो जाता है। इथेन, ये इथेन हो गया। बेंजीन, जी 4 मॉलिक्यूल दिया। मोर एसिडिक हाइड्रोजन आपको पूछ रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन आपको पूछ रहा है। अब देखो मैं आपको बता दूं, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जिसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर के, परसेंटेज एस कैरेक्टर के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ ही साथ आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, अम्लीय शक्ति के, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी, जितना ज्यादा एस परसेंटेज बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। और जो एसपी, जैसे ध्यान से देखना, यहां पर संकरण पहले समझना पड़ेगा आपको। जैसे ये कार्बन है, ध्यान समझिएगा, ये जो पहले नंबर पे जो कार्बन है, ये कार्बन केवल 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2। इसलिए इस पे संकरण क्या होता है? sp। ये जो कार्बन है बच्चों, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पे संकरण क्या है? sp2। और ये जो कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इस पे संकरण क्या है? sp3। और बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है वो सब पर संकरण क्या होता है? sp2, क्योंकि वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन बताना बहुत आसान है। कैसे? तो कार्बन जो है अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उस पे संकरण sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं, विद्युत ऋणात्मकता की, तो sp वाले की सबसे ज्यादा, sp2 की उससे कम, और sp3 वाले कार्बन की उससे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक है। इतना तो हमको पता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। अब यहां पर एक बात याद रखना है, जिस भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा है, तो भैया इसके साथ वाला जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। इसको सक्रिय हाइड्रोजन बोलेंगे। और एक्टिव हाइड्रोजन जो होता है, इसी को अपन जो है एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन कह देते हैं। ये याद रखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला जो है यहाँ पे अपना क्या हो जाना है?
करेक्ट आंसर हो जाना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जल्दी से देखना, ध्यान समझना। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल निम्न में से नहीं पाया जाता। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है निम्न में से किस में नहीं पाया जाएगा, ऐसे करके बोला जा रहा है। ठीक है जी, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पहले क्लियर चाहिए, उसके बाद आप ये इसको अप्लाई करना आप सीख जाओगे। तो ध्यान से देखना, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, आप उसको अप्लाई कर लोगे। अगर देखो ध्यान से, हमारे पास जनरली जो टर्मिनल एल्कीन होते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर मैंने HBr का एडिशन कराया, ये क्या है एल्कीन, और एल्कीन में अगर मैंने कोई हाइड्रोजन हाँ क्या बोलना चाहिए, हेलोजन वाला जो हाइड्राइड वाला एसिड है वो जैसे रिएक्शन कराया, जैसे HBr जनरली मोस्टली यूज किया जाता है, इसकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है यहाँ पर। तो ये जो एल्कीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अब बात ये आती है कि ये जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये 2 स्टेप में होती है। एक बार पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो पहली स्टेप में जो स्पीसीज अटैक करेगी इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, उसको उसके बेस पे अपन उसका नाम डिसाइड करते रिएक्शन का। ठीक है जी, तो यहां पर अपन देख रहे हैं क्या है, ध्यान सुनिएगा कि HBr में H+ और Br- में ये जो है HBr ब्रेक होगा। अब देखो ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब उसके शिफ्टिंग आप इस कार्बन पे कराओगे कि इस कार्बन पे कराओगे, ये कहां से डिसाइड करोगे? तो बेटा इसके डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा जो ग्रुप है वो उससे डिसाइड होगा। तो ये तो प्लस आई वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? प्लस आई इफेक्ट वाला है। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप है तो ऐसे केस में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर बढ़ाएगा। तो यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन पे शिफ्ट होंगे जहां पे हाइड्रोजन की दर कैसे है, ज्यादा है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे आ रहा है वहां पे H+ आके जुड़ जाएगा, और जहां पे जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, वहां पर कौन आके जुड़ेगा, Br- आके जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे CH3 CH CH3 और यहाँ पे कौन आके जुड़ गया, Br। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं ये मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो रहा है। किस रूल से एडिशन हो रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल दिया है और यहां पर HBr के साथ कोई पेरोक्साइड डाल दिया, तो अब रिवर्स रिएक्शन होगी। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप तो है, लेकिन इसका भी इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ऐसे केस में पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो इधर साइड हो गया, अपोजिट साइड कार्बन पे, उस कार्बन पे जिधर पे हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो H+ यहां जाके जुड़ेगा और Br- इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास CH3 CH2 CH2 और ये Br बन गया। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो अगर मुझे देखना है तो ऐसी कंडीशन चाहिए, है ना। ये मार्कोनिकॉफ रूल देखना है मुझे तो केवल HBr दिया हो, उसके साथ कोई भी स्पीसीज नहीं डाला हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या है कि मार्कोनिकॉफ रूल हो चाहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, वो जनरली सिमेट्रिक एल्कीन पे नहीं लगता। ये अपनी जो एल्कीन है इसको अपन एसिमेट्रिक एल्कीन बोल सकते हैं। ये एसिमेट्रिक एल्कीन पे लग गया, लेकिन सिमेट्रिक एल्कीन जैसे देखो CH2 इस पे आपका मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 यहां पे भी नहीं लगेगा। तीसरा, जैसे यहाँ पे फेनिल ग्रुप ले लेते हैं, CH CH डबल बॉन्ड CH और ये फेनिल। तो ऐसी स्पीसीज जहां पर अगर मैं 20 से प्लेन डालूं तो एल्कीन दो बराबर भागों में बढ़ जाए, ऐसे केस में या ऐसी एल्कीन के केस में जो है, यहां ना तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा,
मतलब यहाँ पे आप किसी भी कार्बन पे आप इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराओ या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराओ, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर एसिमेट्रिक एल्किन दिया है तो वैसे केस में आप मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल निम्न में से कहां नहीं पाया जाएगा, तो प्रोपीन बोला, पहले तो बोला प्रोपीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो भाई ये तो टर्मिनल एल्किन है, ये तो क्या है, टर्मिनल एल्किन है, तो यहां तो आपको लगेगा, तो ये तो आपका आंसर क्या हो गया, गलत। ये क्या हो चुका है, गलत। यहां तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा क्योंकि एसिमेट्रिक एल्किन है। ब्यूट वन इन, ठीक है, ब्यूट इन वन लिख दिए हैं, इसको आप देख लेना। चलो इसको मैं मिटा के इधर ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप लिख लेना। यहाँ पे आओ, ब्यूट वन इन, तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, देखो यहाँ पे भी एसिमेट्रिक एल्कीन है, गलत। यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यहाँ क्या बोला था, नहीं लगेगा, ऐसे बोला था ना, ठीक है। यहाँ ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन कैसे लिखोगे बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये है CH3, तो ये हो गया बेटा ब्यूट टू इन, क्या है, ब्यूट टू इन। और यहाँ देखो दोनों साइड में डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप लगे, मैंने क्या बोला आपको, एल्कीन, अगर एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े अगर ग्रुप सेम सेम है तो ऐसे केस में ना मार्कोनिकॉफ रूल लगने वाला है ना एंटी मार्कोनिकॉफ लगने वाला है। भैया ये मिल गया हमको, ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन जो है इसमें हम देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से सेम ग्रुप लगे, दोनों से एक एक हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप लगा है, और यह पेंट वन इन दिया है, तो पेंट वन इन कैसे लिखोगे, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये पेंट वन इन हो गया। यहां पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये भी एसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। नेक्स्ट आते हैं, देखो निम्न में से पेरोक्साइड की उपस्थिति में कौन सा एसिड जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत योग करके प्रोडक्ट देगा, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है सबसे अप्रोप्रिएट जो है, सबसे अच्छी रिएक्टिविटी किसकी देखी गई है, यहाँ पे HBr की देखी गई है, किसकी देखी गई है, HBr की देखी गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना, काफी टाइम पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है 26, इसके पहले एक रह गया क्या, 25, ओके। ठीक है, देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, साधारण नमक और नेफ्थलीन के जो मिक्सचर है इसका सेपरेशन कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है। इसका सेपरेशन किससे किया जाता है, तो साधारण नमक और नेफ्थलीन जो है इनका सेपरेशन करने के लिए जो है हमारे पास सब्लिमेशन मेथड होती है। कौन सी मेथड होती है, सब्लिमेशन मेथड होती है, जिसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, इसको नीचे लिख देते हैं क्या, इसको यहां लिख दे रहे हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, साधारण नमक और नेफ्थलीन के चूर्ण का, चूर्ण के जो मिक्सचर है उसका पृथक्करण किया जाता है। अभी सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, तो बेटा सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड मेरे पास है, क्या कोई सॉलिड है, उसको बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए उसको हम किस में बदल देते हैं, गैस में। किस में बदल देते हैं, गैस में। मतलब किसी पदार्थ की सॉलिड स्टेट से सीधे उसको अगर गैस में बदल रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा बताओ, सब्लिमेशन कहलाती है। क्या कहलाती है,
सब्लिमेशन कहलाती है। तो यहाँ पर जो साधारण नमक और नैप्थेलीन का चूर्ण का जो मिक्सचर है उसका सेपरेशन करने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। मतलब इनका दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी इसका जो क्या बोलना चाहिए, सेपरेशन वाला जो पॉइंट होगा दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो दोनों को जो है सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वो क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर पे। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड। क्या बोल रहा है, फॉर्मिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एवं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पीएनएसटी में 2017 में क्वेश्चन है। क्या है देखिए, पहले तो क्या बोल रहा है फॉर्मिक एसिड, फिर दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, और फिर नन ऑफ दिस दिया है। सबसे स्ट्रॉन्ग बोल रहा है तो बेटा ध्यान से सुन लो, मैंने इसके पहले भी समझाया था। यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप है, यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप है, और माइनस इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट जो है वो क्लोरीन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ जो सी की है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किससे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नंबर थोड़ा सा आगे पीछे है, एक नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, देख लीजिएगा इसको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इज, निम्न के स्थायित्व का सही क्रम है, निम्न के स्थायित्व का सही क्रम है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे बेटा जब भी एल्कीन, देखो सभी में डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, जब भी आपका एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात आती है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बताया जाता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये बोलता है, अति संयुग्मन आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्या है, अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से एक बात क्लियर क्या है, ये एल्कीन की स्टेबिलिटी को बताता है। ये क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन के स्थायित्व को बताता है। कैसे पता लगाएंगे कि एल्कीन ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट करोगे। क्या, अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन से अपन पता करेंगे। तो जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हो तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अगर आपको बताना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ना निकालते आना चाहिए, नहीं आते तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चलिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन। इधर ये पहला कार्बन है अल्फा कार्बन, यहां पर ये पहला कार्बन देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ कितने कितने हाइड्रोजन लगे वो देखो। तो ये अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3। यहाँ अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 2। अच्छा, मैं सेकेंड ऑप्शन समझाने लग गया कि पहला वाला भी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही बता देंगे। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने बताओ, यहाँ पे एल्कीन के पास 3 2 5 और 5 10, मतलब 10 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 10। ओके, यहाँ पर आते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से एक अल्फा कार्बन और ये दूसरा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 4। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से पहला कार्बन जो जुड़ा है उसको अपन अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। इधर भी एक अल्फा कार्बन है, यहाँ एक अल्फा कार्बन है। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन है बताओ, 2। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ कितने हाइड्रोजन है बताओ, 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन।
अब ये एल्कीन थी, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लिए, केवल ये देख लो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब सेकंड वाला आगे आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। दो ऑप्शन पहली फुर्सत में गलत हो चुके हैं क्योंकि सेकंड वाला आगे आएगा। ठीक है, सेकंड के बाद क्या आएगा बेटा, थर्ड वाला आएगा क्योंकि वहां 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। सेकंड सबसे आगे, थर्ड उससे कम और फर्स्ट उससे भी कम। ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, देखिएगा। निम्न में से यौगिकों का सही नामकरण नहीं है ऐसे बोल रहा है। तो पहले नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसकी नंबरिंग होती है ऐसे 1 2 और ये 3। ये वाला जो ग्रुप है इसको एपॉक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो 1 2 एपॉक्सी, 1 2 एपॉक्सी, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, बिल्कुल सही है। ये तो सही है भैया। तो उनने तो गलत पूछा था ना हमको, हमको बोला था नामकरण सही नहीं है बोला था, और जबकि हम क्या देख रहे हैं, ये वाला तो सही है। मतलब ये क्वेश्चन का हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे आओ, यहां से नंबरिंग करो 1 2 3, है ना, दोनों साइड एमीन ग्रुप लगे थे, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 3 डाई एमीन। बिल्कुल ये भी नाम सही दिया है, ये भी नाम सही दिया, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहां पर आइए, यहां पर आइए, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, 1 2 3 4। ओके, थर्ड नंबर पे ये ग्रुप है, फोर्थ नंबर पे ये ग्रुप, और ग्रुप देखो सेम है, इनकी पोजीशन पर अलग है। ये जो ग्रुप लग रहा है और ये जो ग्रुप लग रहा है, ये ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पे, यहां से अगर मैं काउंट करूंगा तो फोर्थ कार्बन पे है, यहां से काउंट करूंगा 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे, और यहां से काउंट कर रहे हैं तो ये कौन से पोजीशन पे, फोर्थ। तो देखो ये दोनों बल्कि ग्रुप है, इसीलिए इसको 3 4 20 एन मेथिल एमिन, मतलब ये जो ग्रुप है इसको एन मेथिल बोल रहे हैं। ठीक है, 20 क्यों लगता है, जब दो सेम मॉलिक्यूल का नाम लिखना होता है, बल्कि मॉलिक्यूल का नाम लिखना होता है, तो अपन इसको 20 वर्ड का यूज करते हैं। तो थर्ड वाला जो कार्बन है, यहां से 1 2 और ये 3, थर्ड कार्बन पे ये ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे कौन से कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे ये वाला ग्रुप है। तो 3 4 20 एन मेथिल, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा था, मेथिल, एन मेथिल। ठीक है, फिर एमीन, ये कौन सा ग्रुप है, एमीन, और दो फेनिल ग्रुप है तो बाइफेनिल। बिल्कुल ये भी नाम सही है, ये भी नाम बिल्कुल सही है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर आइए, एक एरोमेटिक रिंग है, उस पे नाइट्रोजन के साथ दो मेथिल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एन कॉमा एन डाई मेथिल, ये एरोमेटिक है, एनिलीन, ये इसका नाम होना चाहिए था, लेकिन उसने नाम क्या लिख के दे दिया, एन फेनिल डाई मेथिल एमीन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीफिक्स आप बेंजीन रिंग को नहीं लगाओगे, यहाँ पे प्रीफिक्स आप मेथिल ग्रुप को लगाओगे, और पेरेंट आपका जो नाम आएगा वो एन एन डाई मेथिल एनिलीन आना चाहिए था। मतलब ये नाम यहाँ पे पूरा कैसा दिया है, गलत दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30 नंबर पे आइए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सर्वाधिक क्रियाशील एल्किल बेंजीन है, 2017 में पूछा गया था। चार एग्जांपल दिए, मैं उसको इधर लिख देता हूं एक बार आपको दिया है उसने बेंजीन रिंग, उस पे दिया है मेथिल ग्रुप, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये बेंजीन है, इस पे मेथिल ग्रुप लगा है। दूसरा देखो, ये वाला मेथिल ग्रुप यहाँ लगा था, वो एक्चुअल में इधर आ गया स्लाइड के अंदर, उसको समझ लेना आप। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है उस पे बेंजीन रिंग है, कार्बन, इस पे कितने मेथिल ग्रुप है, 3, आइसोब्यूटाइल ग्रुप को जोड़ दिया है। ओके, तीसरे नंबर पे आइए, CH CH3 CH3 ये दिया हुआ है। और चौथे नंबर पे देखिए, वहां वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, यहाँ वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना कार्बन की। ओके, ये चार मॉलिक्यूल दिया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जब भी आपको करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको ये देखना है कि बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी जिस रिंग में, वो क्या करेगा बेटा, वो सबसे ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो चलो चेक करते हैं, यहां जो ग्रुप लगे हैं उनसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो मेथिल ग्रुप है, ये यहां पर कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस एच। ये जो आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये भी कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एच।
ये जो एथिल ग्रुप लगा है ये भी कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एच, लेकिन ये जो बल्कि सा ग्रुप लगा है ये केवल प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, प्लस आई। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कार्बन है ये वाला अल्फा कार्बन है भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा, पहला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे बीच वाला अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं ना, तो ये 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। तो अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसका, या सबसे ज्यादा प्लस एच इफेक्ट किसका, तो मेथिल ग्रुप का प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो किसका ज्यादा है, मेथिल ग्रुप का ज्यादा है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, और इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी या जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो भी ज्यादा बनेगी इन सभी के कंपेयर में। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, यहां पर। मतलब ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है देगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ रहा है, 31 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, कौन सा क्लोरीन परमाणु सबसे अधिक आसानी से OH ग्रुप द्वारा क्या होगा भैया बताओ, प्रतिस्थापित होगा, ऐसे करके पूछा गया है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर दी है इसको मैं एक बार रीअरेंज करके फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान सुनना। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया है, बेंजीन रिंग दी है, इस पे यहां लगा दिया है CH, यहाँ पे है CH ग्रुप डबल बॉन्ड C CH2, और ये है Cl, यहाँ पे एक Cl लगा दिया, यहाँ पर एक Cl यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ जो, हाँ यहाँ पे भी एक क्लोरीन लगा दिया है। अब इसने काम क्या किया है, इन क्लोरीन्स को जो है नाम दे दिया, नंबर दे दिया, सॉरी, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकेंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर। और क्या बोल रहा है आपसे कि सबसे आसानी से OH ग्रुप के द्वारा किसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये 4 जो क्लोरीन है इनमें से कौन से क्लोरीन को मैं बड़े आसानी से हटाकर उसके जगह पे OH को लगाऊंगा, ऐसे करके पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन पे क्लोरीन को आप हटाइए और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाइए। जितना स्टेबल केटायन बनेगा क्लोरीन के निकलने के बाद वो उतना बेस्ट क्या बोलना चाहिए, प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, यहां से देखो, यहां से अगर मैं क्लोरीन को निकालूं तो भाई ये sp2 कार्बन पे क्या आ जाएगा, केटायन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से अगर मैं निकालूं तो ये जो केटायन बन रहा है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो भी sp2 कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, ये वाला अगर क्लोरीन बाहर चले जाए, ये वाला, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखो रेजोनेंस में जा रहा है। कहां जा रहा है, रेजोनेंस में। अगर कोई केटायन फॉर्म हो रहा है और वो केटायन रेजोनेंस में जा रहा है वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये जो आपके पास सेकेंड नंबर वाला जो क्लोरीन है ये जब निकलेगा तो वहां पे अपनी जगह पे मतलब उसका जो कार्बन है उसे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, मतलब ये चारों में से बेस्ट वाला जो क्लोरीन है ये आपका सेकंड नंबर है, और ये सेकंड नंबर वाला क्लोरीन जैसे ही बाहर जा रहा है उसके जगह पे बड़े आसानी से OH ग्रुप आके रिप्लेस करेगा इसको। तो इसलिए करेक्ट वाला जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट बाई हेलो डेरिवेटिव ऑफ एन ब्यूटेन विल बी। ठीक है, एन ब्यूटेन के विभिन्न द्विप्रतिस्थापी वेलोजन द्विहेलो व्युत्पन्नों की कुल संख्या होगी। अच्छा, क्या बोलना चाह रहा है, देखो ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है मेरे पास, एन ब्यूटेन। अब ये एन ब्यूटेन में मैं क्या करूं बोल रहा है, एन ब्यूटेन में वो बोल रहा है कि 2 हेलोजन को इंट्रोड्यूस कराओ, मतलब 2 हाइड्रोजन को यहां से हटा के 2 हेलोजन को लगाऊं तो मुझे कितने इसके आइसोमर मिल पाएंगे ये बोल रहा है। तो चलो बनाते, ट्राई करते हैं। अभी आपको नंबर पे बात नहीं करना है,
अपन चेक करते हैं। अगर मैं दोनों साइड के टर्मिनल के एक एक हाइड्रोजन को हटा दूं, ध्यान सुनना, कार्बन के 4 बॉन्ड ही रहने चाहिए, ठीक है, ये एक बात विशेष याद रखना। तो यहां से एक H हटा के एक क्लोरीन लगा दिया, यहां से एक H हटा के एक क्लोरीन लगा दिया, पहला केस बन गया। दो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट करना है, तो इन्हें लिखा है ना डाई हेलो डेरिवेटिव, तो दो हेलोजन से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने एक एन ब्यूटेन का डाई हेलो डेरिवेटिव बना दिया। बी, अगर मैं ऐसा करूं, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूशन कराओ, तो चलो देखते हैं। CH2 CH2 CH और ये CH3 लिख दो इसको, यहां से एक Cl, यहां पे एक Cl आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे एक एक हाइड्रोजन हटा के सब्स्टिट्यूट करवाऊं क्लोरीन से, तो ये भी तो बन सकता है। ये देखो, ठीक है जी। अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये तीन केस बन चुके हैं। और ऐसे कर लो, CH3 CH2 CH2, यहां से ये लास्ट वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दो। क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये भी पॉसिबल है। एक केस क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये बीच में से किसी एक कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को हटा के दो क्लोरीन लगा दो, ये भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक केस और ये भी तो बन सकता है कि बीच वाले दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटा के एक एक हेलोजन लगा दे। क्या पॉसिबल नहीं? तो ऐसी 6 कंडीशन बन सकती है एन ब्यूटेन के डाई हेलो डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पे 6 टाइप के ऐसे आइसोमर हम लोग बना सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, पेनएसटी में पूछा गया था 2017 में। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दिए गए मुक्त मूलकों के स्थायित्व का सही क्रम, पेनएसटी में देखो कब पूछा था, 2017 में पूछा था। कब पूछा था? 2017 में। अब बेटे फ्री रेडिकल फिर से आपको कुछ नहीं करना, फिर से आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताना है तो आप अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट कर लो, बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से आप सोचिए क्या आंसर आप लगा सकते हो। चलिए देखिएगा, यहां पर सबसे पहले देखो आप, यहां जो रेडिकल दिखाई दे रहा है, ये जो रेडिकल आपको दिखाई दे रहे हैं इसको मुक्त मूलक कहते हैं। यहां रेडिकल से दो sp कार्बन जुड़े, यहां रेडिकल जो है उससे sp कार्बन, मतलब ये कॉन्जुगेशन में, यहां पे क्या है कॉन्जुगेशन, या यहाँ पे क्या है रेजोनेंस। याद रखना रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो रेजोनेंस है। यहाँ पे भी रेजोनेंस है, देखो रेडिकल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसको रेजोनेंस कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। जब भी रेडिकल आ रहा है फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है? रेजोनेंस। यहाँ पे तो रेडिकल वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। यहाँ रेडिकल वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, और यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं है। तो सबसे पहले जहां जहां रेजोनेंस है रिंग में, उनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोलना चाहिए, जो रेडिकल है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, यहाँ पे रेजोनेंस क्या है? कम है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बस। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है? 4 वाले में। तो 4 वाला तो आगे आएगा, देखो तीन तीन ऑप्शन में आगे दिया है, मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ठीक है, बी वाला तो गलत हो गया। अब इसके बाद देखो सेकंड वाले में भी रेजोनेंस है। अब देखो यहां सेकंड वाला आगे दिख रहा है, यहां दिख रहा है, मतलब ये सी वाला भी आपने गलत कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ये चेक करना है, यहां जो रेडिकल आ रहा है वो sp2 कार्बन पे आ रहा है, और यहां पे भी जो रेडिकल आ रहा है वो sp2 कार्बन पे आ रहा है, और यहां जो रेडिकल आ रहा है वो आपके पास, यहां पर जो रेडिकल आ रहा है, सॉरी, यहां पे जो आपके पास रेडिकल आ रहा है ना, वो sp कार्बन पे, ओके हाँ sp कार्बन पे, और यहां जो रेडिकल आ रहा है वो किस पे है? sp कार्बन पे। और ये जो रेडिकल यहाँ पे दिख रहा है ये sp2 कार्बन पे, किस पे? sp2 कार्बन पे। और इससे जुड़ा जो पहला कार्बन है बेटा ये अल्फा कार्बन होगा, और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3।
और यहाँ पर जो अल्फा कार्बन है इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। या आप 2 प्लस आई ग्रुप बोल सकते हो, यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप है बोल सकते हो, 2, इधर से और इधर से कौन से ग्रुप लगे, प्लस आई, तो इनके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ये जो रेडिकल है इन दोनों के कंपेयर में, ये वाला और जो लास्ट वाला है, इन दोनों के कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा आएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे, थर्ड और फिफ्थ वाले से, थर्ड और फिफ्थ वाले से, ये वाला आपके आगे आ गया। फिर थर्ड और फिफ्थ की अगर हम बात करेंगे, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, तो थर्ड और फिफ्थ में यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो आपके पास sp कार्बन जिस पर रेडिकल है, उसको एक साइड से ये sp3 ग्रुप से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 3 क्या है, हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर एक ही कार्बन, जिस कार्बन से वो अटैच है उस पे पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, 3 क्या बोलना चाहिए, पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 3 क्या आ रहे हैं, पाई बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बढ़ रही है, यहां पर नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो थर्ड की स्टेबिलिटी जो है वो फोर्थ से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे आप यहां पर इसको फर्स्ट नंबर यहां पे क्लिक कर सकते हैं, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, यौगिक का यूपीएससी नेम बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो जल्दी जल्दी से क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से आप सोचो एक बार, क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। पीएनएसटी 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले तो कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो चेक कर लेते हैं। तो ये मैं जो डॉट लगा रहा हूं, मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। अब कितने कार्बन है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। तो ऑक्ट वर्ड देखो सब तरफ दिख रहा है आपको, ठीक है जी, ओके। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, फोर्थ पे डबल बॉन्ड और सिक्स पे डबल बॉन्ड। तो 2 4 6 देखो कहां कहां दिख रहा है, 2 4 6 यहां दिख रहा है, 2 4 6 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। ये इसको तो काटो पहली फुर्सत में, क्योंकि 1 3 5 दिया इसमें गलत हो गया है। अच्छा, अब यहां पे बच्चों आपको एक बात बताता हूं, ध्यान सुनना। सिस फॉर्म जो होता है उसको हम लोग जेड फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम ई फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं। यहां पर अब देखो ध्यान से, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर लगा होगा, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर लगा होगा, और इधर एक एल्किल ग्रुप और इधर एक एल्किल ग्रुप, मतलब दो सेम ग्रुप सेम साइड में यहां लगे। ये डबल बॉन्डेड कार्बन से दो सेम ग्रुप सेम साइड में लगे, मतलब ये जो एल्कीन है इसको हम सिस एल्कीन बोलेंगे। सिस का मतलब कौन सा फॉर्म है, जेड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, जेड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको एक मिनट थोड़ा सा ये गोले को हटा दे रहा हूं मैं, ओके। ये जो दोनों एल्किल ग्रुप लगे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से वो सेम साइड है, इसलिए जो एल्कीन है इसको हम सिस एल्कीन बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे, जेड फॉर्म बोलेंगे। अब ये जेड फॉर्म किस कार्बन पे आ रहा है, सेकंड। तो सेकंड में जेड फॉर्म केवल यही दिख रहा है आपको, ये दोनों में तो ई फॉर्म है, गलत हो गया भैया, दो तो ऊपर वाला डायरेक्ट आंसर आ गया। पर भी चेक करेंगे, यहाँ फोर्थ और फिफ्थ में आओ, फोर्थ में एल्किल ग्रुप ऊपर, फिफ्थ में नीचे, इधर हाइड्रोजन ऊपर इधर हाइड्रोजन नीचे, मतलब ये ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म को तो अपन ई फॉर्म बोलते हैं। फोर्थ कार्बन पे अगर ये है, फोर्थ कार्बन पे एल्कीन है तो फोर्थ ई आना चाहिए, बिल्कुल यह फोर्थ ई दिख रहा है आपको। यहां पर आ जाओ, 6 कार्बन पे नीचे हाइड्रोजन, 7 पे नीचे हाइड्रोजन, ठीक है। 6 पे एल्किल ग्रुप ऊपर, 7 पे एल्किल ग्रुप ऊपर, मतलब सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म का मतलब कौन सा फॉर्म है, जेड, ये जेड फॉर्म। तो किस कार्बन पे, छठवें, तो यहाँ पे देखो 6Z, क्लियर है। तो इसका नाम हो जाएगा 2Z 4E 6Z ऑक्टा 246 ट्राई इन। यहाँ पे इन गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार लेना, हमें सुधार देते हैं। आप अगर लिखोगे भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। सॉरी,
इन 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 और ये इन, ठीक है, ऐसे करना था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, देखो क्या दिया है, CCl3CHO सूत्र वाले यौगिक का यूपीएससी ने, बड़ा सरल था, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन से कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 3। और यहाँ क्या था? CHO ग्रुप। नंबरिंग कैसे करते हो आपको पता है, कोई क्रियात्मक समूह अगर आ गया है तो उसके कार्बन को, अगर वो कार्बन कंटेनिंग है तो उसके कार्बन से नंबरिंग होती है। सेकेंड कार्बन पे क्या है? 3 क्लोरीन, और ये तो इनके लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है, तो 222 ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन चेन पे तो वर्ड रूट क्या लगेगा? इथ। और सिंगल बॉन्डेड चेन है तो एन, और फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड है तो यहाँ पे अल सफिक्स लगता है, 1 अल, जिसको हम बोल सकते हैं, तो 222 ट्राइक्लोरो इथेनल, ये इसका नाम हो जाएगा। आंसर देखो आप, एक मिनट, ये नहीं होगा, 222 ट्राइक्लोरो इथेनल है ना, हाँ ठीक यही है। यहाँ पे ऑल नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा, अल आएगा, ठीक है, यहाँ पे अल आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ ए कर लेना, इथेनल हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड सॉरी फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है? CH3 बोल रहा है, CH का रासायनिक नाम लिखो, क्या नाम है? देखो इसको चलो पहले लिख लेते हैं, 2018 में आया था। यहाँ पे है CH3, CH, CH3 और ये है CH3, ठीक है जी। अब इसका नाम लिखना है, तो देखो इसको क्या बोल सकते हैं, रासायनिक नाम लिखने बोला है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, इतना जो ग्रुप है, ये तो आइसो ग्रुप हो जाता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और अगर एक मेथिल ग्रुप लग गया है तो ये तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे? आइसोब्यूटाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, आइसोब्यूटेन बोलेंगे, क्योंकि एल्केन सीरीज है ना, यहाँ पे किसी भी वैलेंसी फ्री नहीं है, तो आइसोब्यूटेन बोलेंगे। दिया है कहीं? आइसोब्यूटेन नहीं दिया है, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आइसोब्यूटेन नहीं दिया तो और क्या बना सकते हो आप इसको? आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे मेथिल है तो इसको लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन। क्या ये नाम दिया है? क्या चेक करो, 2 मेथिल प्रोपेन दिया है कि? यस, 2 मेथिल प्रोपेन बिल्कुल सही है, 2 मेथिल प्रोपेन अपन बोल सकते हैं। सेकेंड कार्बन में मेथिल ग्रुप है और 3 कार्बन चेन में है, तो यहाँ इसको हम बोल सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर है? तो इसके बाद और क्वेश्चन काफी सारे हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही लेक्चर जो है कर रहे हैं, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें सारे इसके बाद आने वाले जो क्वेश्चंस है वो डील करेंगे। तो आज अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए, समझिए, क्योंकि जल्दी एग्जाम होंगे और एग्जाम के पहले तक जो प्रिपेयर बच्चा रहेगा वो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।